हेलो। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सैलरीज पे टैक्स कैसे लगता है। ये समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि सैलरी है क्या। सैलरी, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, सैलरी एक कंसिडरेशन है, एक जिसको आप कह सकते हो कि प्रतिफल है। किस चीज़ के लिए प्रतिफल? कि जब आप किसी दूसरे के लिए अपनी सेवाएं देते हो, उसके बदले में वो जो आपको देता है उसको कहते हैं सैलरी। जैसे कि अगर आप इसको देखो तो ये वर्ड लिखो, सैलरी इज द रिकॉम्पेंस और कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या होता है? प्रतिफल। रिकॉम्पेंस मतलब आप मेहनत करते हो, उसके बदले में आपको कोई मेहनताना देता है। तो चाहे आप कह दो कि ये मेहनताना है या प्रतिफल है, गिवन टू अ पर्सन, एक आदमी को वो मेहनताना या प्रतिफल दिया जाए फॉर द पेन्स ही हैज बेस्टोड अपॉन एन अदर्स बिजनेस, जो उसने किसी दूसरे के बिजनेस पे काम किया है, उसके लिए उसको जो चीज़ें दी जाए वो उसको सैलरी कहते हैं। जैसे मैं कॉलेज में काम करता हूं तो कॉलेज उसके बदले में मुझे सैलरी देता है। अब कॉलेज का काम करता हूं इसलिए सैलरी देता है, ठीक। तो सैलरी कंसिडरेशन है, प्रतिफल है। इसमें आप देखिए, सैलरी का सबसे बेसिक एलिमेंट क्या है, यानी सबसे आवश्यक, सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये कि पेयर और पेई। पेयर उसको कहते हैं जो देता है, पेई उसको कहते हैं जो पाता है। तो पेयर एंड पेई मस्ट हैव एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई रिलेशनशिप। मतलब पेयर और सैलरी देने वाला और सैलरी पाने वाला दोनों में मालिक और नौकर का संबंध हो, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई मतलब मास्टर एंड सर्वेंट, एक तरीके से इसका संबंध हो, तब तो उसको सैलरी माना जाएगा, ठीक है। और दूसरा ये है कि पेमेंट मस्ट हैव बीन मेड बाय द एम्प्लॉयर इन सच कैपेसिटी। मतलब जो पेमेंट है वो एम्प्लॉयर यानी कि नियोक्ता यानी कि मास्टर की तरफ से दिया गया हो। ध्यान दीजिएगा, ये दो शर्तें बेसिक एलिमेंट ऑफ सैलरी के लिए कि पेयर और पेई में एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का संबंध होना चाहिए। दूसरा, पेयर इस कैपेसिटी में ही पैसे दे रहा हो। अब देखिए, हम देखते हैं कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का जो रिलेशनशिप है, हाँ, जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का संबंध है, ये हम किस किस दशा में निकाल पाएंगे और कैसे निकाल सकते हैं। अगर हमें कोई सिचुएशन दे दिया जाए, बोला जाए कि बताइए कि इसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के संबंध है कि नहीं, तो हम कैसे पता करेंगे? पता करने के लिए सबसे बढ़िया चीज़ ये है, ये देखिए कि क्या एम्प्लॉई जिसको कह रहे हैं वो हमेशा बाध्य है एम्प्लॉयर की बात मानने के लिए। अगर हाँ, क्या एम्प्लॉई हमेशा बाध्य है एम्प्लॉयर की बात मानने के लिए? अगर हाँ, तो वो रिलेशनशिप एम्प्लॉयर एम्प्लॉई की रिलेशनशिप है, ठीक। दूसरी बात यह है कि एम्प्लॉयर जो है वो इसी कैपेसिटी में एम्प्लॉयर होने की वजह से पेमेंट कर रहा हो। एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉयर होने की वजह से पेमेंट कर रहा हो। तीसरा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस हो, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस ना हो। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस का मतलब होता है कि नौकरी करने का अनुबंध, सेवा देने का अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस का मतलब होता है सेवा देने के लिए अनुबंध। तो सेवा देने के लिए जो अनुबंध होता है वो हो सकता है कि किसी ठेके पे दिया गया हो, ठीक है। सेवा देने के लिए अनुबंध है जो उसके बारे में कुछ क्लियर नहीं, कितने समय तक चलेगा, क्या है, तो हो सकता है उसका पेमेंट सैलरी हो भी और ना भी हो। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में यानी सेवा का अनुबंध, इसमें इसका पेमेंट तो सैलरी होगा ही होगा। उसी तरीके से एजेंट और प्रिंसिपल का संबंध, आप जिसके यहां काम कर रहे हैं वो प्रिंसिपल होगा और आप उसके सर्वेंट होंगे। लेकिन अगर आप उसके एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर अगर एजेंट के तरीके भी तो काम होता है, तो अगर आप एजेंट के तरीके से काम कर रहे हैं तो एजेंट को मिलने वाला जो मेहनत आना है वो सैलरी के हेड में टैक्सेबल नहीं होगा, वो फिर दूसरे हेड में टैक्सेबल होगा। ऐसा नहीं कि टैक्सेबल ही नहीं होगा, लेकिन वो सैलरी के हेड में टैक्सेबल नहीं होगा,
क्योंकि प्रिंसिपल जो एजेंट को पैसा दे रहा है उसमें प्रिंसिपल और एजेंट में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का संबंध नहीं है। इस वजह से एजेंट को मिलने वाला पैसा सैलरी हेड के तहत टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है। अगला है सैलरी रिसीव्ड बाय अ पार्टनर। अगर किसी फर्म का कोई पार्टनर सैलरी रिसीव करता है तो ध्यान दीजिएगा, वो अगर सैलरी रिसीव करता है तो वो सैलरी के तहत टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि फर्म और पार्टनर दोनों में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का संबंध है ही नहीं। ठीक होगा, लेकिन वो बिजनेस प्रोफेशन के तहत टैक्सेबल होगा। ऐसा नहीं कि उस पर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन बिजनेस प्रोफेशन के तहत टैक्स लगेगा। ठीक है। उसके बाद से अगला है सैलरी रिसीव्ड बाय प्रोपराइटर फ्रॉम हिज प्रोपराइटरशिप फर्म। जो प्रोपराइटर है वो प्रोपराइटरशिप फर्म से उसको सैलरी मिल रही है, तो वो जो है प्रोपराइटरशिप फर्म क्या है, एक आदमी की फर्म है, एक आदमी की फर्म है, तो उसको जो सैलरी मिल रहा है उसको सैलरी नहीं माना जाएगा। उसको सैलरी हेड के तहत टैक्स नहीं लगाया जाएगा। टैक्स तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन सैलरी हेड के तहत टैक्स नहीं लगेगा। उसी तरीके से डायरेक्टर को मिलने वाले तनख्वाह, रेम्यूनरेशन टू डायरेक्टर, अगर डायरेक्टर को कुछ पैसे दिए जा रहे हैं तो वो सैलरी हेड के तहत टैक्सेबल नहीं होते हैं, लेकिन हाँ वो सैलरी हेड के तहत टैक्सेबल हो भी सकते हैं। कब होंगे? जब डायरेक्टर वहां का फुल टाइम एम्प्लॉय हो, यानी पूरी अवधि का कर्मचारी, सुबह से लेकर शाम तक काम करने वाला। अगर ऐसा है तब डायरेक्टर की जो रेम्यूनरेशन होती है, जो तनख्वाह होती है, उस पर सैलरी के तहत टैक्स लगता है। तो कुल मिलाकर के हर कंडीशन में आपको बस एक ही चीज समझनी है कि जो पेमेंट दे रहा है और जो पेमेंट ले रहा है, यानी जो सैलरी दे रहा है वो और दूसरा जो सैलरी ले रहा है, दोनों के बीच में संबंध एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का ही होना चाहिए। तभी जाकर के जो वर्ड में बोल रहा हूं सैलरी, वो अमाउंट जो है वो सैलरी माना जाएगा। ठीक है। अजीत सर की फोन आ रही है। ठीक है। पेंशन रिसीव्ड बाय विडो। पेंशन रिसीव्ड बाय विडो क्या है? अगर कोई विडो या विधवा जिसको हम लोग कहते हैं, वो पाती है, कोई भी पेंशन पाती है, ठीक है, तो वो जो है सैलरी के तहत टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि उसके बीच में और उसके एम्प्लॉयर, उसके जो पे कर रहा है उसके बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का संबंध है ही नहीं। ध्यान दीजिएगा, अगर मिस्टर एक्स है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो मिस्टर एक्स की पत्नी जो सैलरी पाती है उसके बदले में या कोई भी अमाउंट पा रही है, तो जो पैसा दे रहा है और जो पैसा ले रहा है, दोनों के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का संबंध तो है ही नहीं। इसलिए वो सैलरी हेड के तहत टैक्सेबल ना होकर के इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के तहत टैक्सेबल होगा, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है। उसी तरीके से रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय जजेस। जज जो हाई कोर्ट के जज होते हैं, ठीक है ना, उनकी तनख्वाह का क्या करना है? तो अमूमन उनकी तनख्वाह जो है वो सरकार के द्वारा दी जाती है, ठीक है, जिसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का कोई संबंध नहीं होता है। लेकिन फिर भी कुछ केसेस में, कुछ दशाओं में उनकी सैलरी जो है वो टैक्स की जाती है सैलरी मद के तहत। तो हम लोग देखेंगे कि जजेस जो रेम्यूनरेशन यानी जो पारिश्रमिक पाते हैं उसको हम सैलरी के तहत टैक्स करते हैं, क्योंकि वो फुल टाइम एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है, उनका एक एम्प्लॉयर भी होता है और एम्प्लॉयर उनको तनख्वाह देता है, तो तनख्वाह देता है तो सैलरी के तहत टैक्स लगेगा। तो बस इसमें इतना ही आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि जो पैसा दे रहा है और जो पैसा पा रहा है, दोनों के बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का संबंध होना चाहिए। अगर है तो जो पैसा दिया जा रहा है वो सैलरी हेड के तहत टैक्सेबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। एक एग्जांपल देखिए आप लोग, सिंपल सा। अ टीचर रिसीव्स इमोलुमेंट्स इन काइंड फ्रॉम स्कूल इन विच ही टीचेज। एक टीचर वहां से पैसे पाता है जहां पे वो पढ़ाता है, जहां पे वो दिन भर पढ़ाता है, जहां पे वो नौकरी कर रहा है, ठीक।
तो जब वो नौकरी कर रहा है, पूछा जा रहा है कि बताइए ये सैलरी माना जाएगा कि नहीं, तो ये साफ साफ बताया जा रहा है कि टीचर वहां नौकरी कर रहा है, मतलब टीचर और जो स्कूल है या कॉलेज है दोनों के बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का संबंध है, क्योंकि टीचर वहां नौकरी कर रहा है तो इस अमाउंट को सैलरी हेड के तहत टैक्स लगाएंगे। ठीक उसी तरीके से एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी का टीचर आंसर शीट जांचने के लिए पैसे ले रहा है। ध्यान दीजिएगा, अगर पढ़ान क्लास जो उसका रेगुलर काम है उसका पैसा ले तब तो ठीक है, वो सैलरी हेड के तहत टैक्सेबल होता है। लेकिन अब देखिए कॉलेज टीचर जो है वो यूनिवर्सिटी की कॉपी जांच रहा है। देखिए क्या लिखा हुआ सिचुएशन, अ टीचर ऑफ अ कॉलेज रिसीव्स फी फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी। एक कोई डिग्री कॉलेज है, ABC डिग्री कॉलेज, और ABC डिग्री कॉलेज में काम करने वाला टीचर यूनिवर्सिटी की कॉपी चेक करने जाता है। यूनिवर्सिटी की कॉपी चेक करने जाता है जिसकी वजह से उसको कुछ पारिश्रमिक दिया जाता है। तो वो जो टीचर है वो ABC डिग्री कॉलेज का टीचर है। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का संबंध ABC डिग्री कॉलेज और उस टीचर में है, ना कि यूनिवर्सिटी और उस टीचर में है। इसलिए ये पेमेंट सैलरी के तहत टैक्स नहीं किया जाएगा। ठीक है। उसी तरीके से सवाल पूछा एक और आता है, अ पेमेंट मेड टू द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटर, यानी जो MPs होते हैं, MPs को जो पेमेंट मिलता है, ठीक, तो वो क्या टैक्सेबल होता है सैलरी के तहत? तो नहीं। जो MPs होते हैं, हाँ, या फिर MP होते हैं या MLA होते हैं, इन लोगों को जो तनख्वाह मिलती है, ये तनख्वाह ये मान के कभी नहीं दी जाती है कि वो सरकार के एम्प्लॉय हैं, इसलिए उसको सैलरी हेड के तहत टैक्स नहीं लगाते हैं। MP या MLA को मिलने वाला जो पैसा होता है उसको हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के तहत टैक्स लगाते हैं। इन सारी डेफिनेशन से रिलेटेड जितनी मैंने अभी तक बताई हैं, कोई भी डेफिनेशन से कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं, पर्सनल ब्लॉग पे बता सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप फोन कॉल कर सकते हैं। अब आओ देखते हैं डेफिनेशन ऑफ सैलरी। सैलरी की डेफिनेशन होती क्या है? ठीक है। सैलरी, जैसा कि मैंने सबसे पहले ही पेज पे आप लोग को बताया भी था कि सैलरी एक तरीके का कंसिडरेशन होता है। कैसा कंसिडरेशन? इस चीज का कंसिडरेशन कि आपने किसी बिजनेस में, किसी सेटअप में कोई काम किया है, उसके बदले में जो पैसा दिया जाता है वही है सैलरी। ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि सेक्शन 17 के अनुसार सैलरी में क्या आता है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 17 में ये डिफाइन किया गया, ये बताया गया है। ये आप लोग याद रख लीजिएगा। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 17 में सैलरी की परिभाषा बताई गई है, सैलरी का डेफिनेशन बताया गया है। सैलरी में आता क्या क्या है? वेजेस, वेजेस यानी मजदूरी। बी है एन्युइटी या पेंशन, हर साल मिलने वाला पैसा। ग्रेचुइटी, आप कहीं काम कर रहे हो, आपने कुछ साल काम किया, उसके बाद अगर आप नौकरी छोड़ते हो तो आपका एम्प्लॉयर जो आपको नौकरी पर रखे हुए है वो आपको कुछ पेमेंट देता है अपनी इच्छा से, जिसको कहते हैं ग्रेचुइटी। कोई भी फी, कमीशन हो या कोई परक्विजिट, मतलब किसी भी तरीके का कोई सैलरी से अलग कोई आपको सुविधा दी जा रही है, तनख्वाह के अलावा अलग से। ठीक है। एनी एडवांस ऑफ सैलरी, सैलरी का कोई एडवांस दिया जा रहा है वो भी सैलरी में आएगा। एनी पेमेंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पीरियड ऑफ लीव नॉट अवेल्ड बाय द SSC। मान लो आपको 40 दिन की छुट्टी दी गई थी, आपने केवल 20 दिन की छुट्टी ली, तो 20 दिन की छुट्टी के बदले में जो आपको दिया जा रहा है वो क्या है? सैलरी ही तो है। मान लो कहा गया था कि भाई छुट्टी 40 दिन की दी जाएगी, आपने केवल 20 दिन की छुट्टी ली, तो आपने 20 दिन की छुट्टी नहीं ली। साल के अंत में आपने बोला कि भाई मैंने 20 दिन की छुट्टी नहीं ली है, मेरी छुट्टी का जो अमाउंट है 20 दिन की मेरी सैलरी है वो मुझे दे दी जाए, तो सैलरी होगा वो। ठीक है। उसी तरीके से जी पॉइंट क्या कहा जाता है? द पोर्शन ऑफ एनुअल एक्रीशन इन एनी प्रीवियस ईयर टू द बैलेंस एट द क्रेडिट ऑफ एन एम्प्लॉय पार्टिसिपेटिंग इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड टू द एक्सटेंट इट इज टैक्सेबल। आप जो भी एम्प्लॉयज होते हैं वो कुछ प्रोविडेंट फंड ओपन कर सकते हैं। उनमें मैं बताऊंगा आप लोगों को 4 तरीके के प्रोविडेंट फंड होते हैं। उनमें प्रोविडेंट फंड होता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में अगर आप
डोनेट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके बदले में आपके अकाउंट में भी पैसे आते हैं, आपके रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में भी पैसे आते हैं। तो आपका रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का पैसा जितने से हर साल बढ़ता है, ध्यान दीजिएगा, पिछले साल 100 था, इस साल मान लीजिए 110 हो गया, तो जितने से बढ़ा वो माना जाएगा कि हाँ ये आपकी सैलरी में एक्यूमुलेट हो गया, मिल गया आपकी सैलरी में, ठीक है। उसी तरीके से होता है कंट्रीब्यूशन मेड बाय एम्प्लॉयर इन प्रीवियस ईयर टू द अकाउंट ऑफ एन एम्प्लॉय अंडर अ पेंशन स्कीम रेफर्ड टू इन सेक्शन 80CC। मतलब एक स्कीम है नेशनल पेंशन स्कीम। नेशनल पेंशन स्कीम में क्या होता है कि आप कुछ पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, उतने ही पैसे आपका एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है। तो मान लीजिए आपने अपनी तनख्वाह में से 1200 रुपये कंट्रीब्यूट किए, तो आपके एम्प्लॉयर ने भी 1200 रुपये कंट्रीब्यूट किए। सेक्शन 80CC में सुविधा दी हुई है। तो ऐसी दशा में वो जो 1200 रुपये आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है वो आपकी सैलरी मान लिया जाएगा, आपकी सैलरी में जोड़ा जाएगा। ये बेनिफिट आपको मिल रहा है तो सैलरी में जोड़ा जाएगा। तो ये पॉइंट जो है ABCDEFGHIJ आई तक, ये पॉइंट्स जो हैं ये आपको बिल्कुल कंठस्थ होने चाहिए, याद कर लीजिएगा। ये कुछ कंफ्यूजन्स हैं। सैलरी एंड वेजेस इनकम टैक्स एक्ट के लिए दोनों ही एक हैं। वैसे क्या हम समझते हैं सैलरी क्या है? सैलरी मेहनताना, वेजेस क्या है? पारिश्रमिक। सैलरी ब्लू कॉलर वर्कर्स के लिए होता है, वेजेस वाइट कॉलर सैलरी वाइट कॉलर वर्कर्स के लिए होता है और वेजेस ब्लू कॉलर वर्कर्स के लिए होता है। वाइट कॉलर वर्कर्स वो होते हैं जो ऑफिस में काम करते हैं और वेजेस ब्लू कॉलर वर्कर्स वो होते हैं जो ऑफिस में नहीं बाहर काम करते हैं, यानी जो जिसको कहते हैं ह्यूमन लेबर का काम करते हैं, ठीक। तो उनको बोला जाता है ब्लू कॉलर वर्कर्स और जो लोग ऑफिस में काम करते हैं उनको बोला जाता है वाइट कॉलर वर्कर्स। तो वाइट कॉलर वर्कर्स को जो पेमेंट मिलता है उसको बोलते हैं सैलरी, और जो ब्लू कॉलर वर्कर्स को जो पेमेंट मिलता है उसको बोलते हैं वेजेस। सैलरी हो या वेजेस हो, इनकम टैक्स एक्ट में दोनों एक ही हैं। वॉलंटरी मतलब होता है स्वेच्छा से पेमेंट दिया गया या अनिच्छा से पेमेंट दिया गया, उससे कोई मतलब नहीं। पेमेंट हुआ है तो तुरंत देखा जाएगा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप, और अगर है तो फिर सैलरी मान लिया जाएगा। रेम्यूनरेशन फॉर एक्स्ट्रा वर्क, अगर आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, सैलरी मिल रही है, सैलरी पे टैक्स लगेगा। सैलरी फ्रॉम मोर देन वन सोर्स, अगर एक से ज्यादा सोर्स से आपको सैलरी मिल रही है तो सबको जोड़ लिया जाएगा और सब पे टैक्स लगेगा, ठीक है। सैलरी फ्रॉम फॉर्मर, प्रेजेंट और प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर, वो सैलरी आपको चाहे पिछले एम्प्लॉयर से मिल रही हो, चाहे अभी जो यहाँ काम कर रहा है वहाँ मिल रही हो, या फिर आगे आने वाले एम्प्लॉयर से कोई सैलरी आपको एडवांस में दे रहा है, सब पे टैक्स लगेगा, ठीक है। फोर गोइंग ऑफ सैलरी क्या होती है? अपनी सैलरी कहीं पे ध्यान दे देना। आप सैलरी कहीं पे दे भी दो उसका कोई मतलब नहीं है, सैलरी आपके पास आई है, आपके ऊपर टैक्स लगेगा। हाँ, उसमें बस एक ये है कि एक ये कोड है, ये वॉलंटरी सरेंडर ऑफ सैलरीज एक्ट है, 1961 में बनाया गया है। वॉलंटरी सरेंडर ऑफ सैलरीज एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्सेशन एक्ट 1961। अगर कोई एम्प्लॉय अपनी सैलरी इसमें दान कर देता है तो फिर उसकी सैलरी टैक्स नहीं की जाएगी, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि सैलरी का चार्ज क्या है, सैलरी लगती कैसे है, ये आपको सीखना है कि सैलरी लगती कैसी है। तो क्या ध्यान दीजिएगा, हमेशा एक ही शब्द ध्यान दीजिएगा। सैलरी लगती है ड्यू और रिसीट विच एवर इज अर्लियर, इसी बेसिस पे लगती है। ड्यू और रिसीट विच एवर इज अर्लियर। ड्यू मतलब कि ड्यू हो गई, मतलब कि ड्यू हो गई, अब देय है। और रिसीट या फिर दे दिया गया या मिल गया, दोनों में से जो पहले हो। मान लीजिए फरवरी की सैलरी आपको मिली मार्च में, ध्यान दीजिएगा, फरवरी की सैलरी मिली मार्च में, फरवरी की सैलरी ड्यू तो हो गई फरवरी में ही, मिली मार्च में, तो नियम क्या कहता है? ड्यू और रिसीट विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से जो पहले आए। तो ड्यू फरवरी में हुआ और रिसीव मार्च में हुआ, तो पहले कौन आया? फरवरी वाला आया, ड्यू पहले आया, उसमें उसको आपको सैलरी मान करके टैक्स लगा दिया जाएगा।
तो ये चीज़ है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, जैसे एम्प्लॉयर्स जो एम्प्लॉयज़ होते हैं कहीं काम करते हैं, तो क्या मार्च की सैलरी मान लीजिए अप्रैल में मिलती है, हर महीने की सैलरी अगले महीने की 1 तारीख को मिलती है, तो ऑब्वियसली मार्च में जो काम करेगा उसकी सैलरी मिलेगी कब? 1 अप्रैल को मिलेगी। ठीक, लेकिन जब उसने मार्च में काम किया तो सैलरी तो मार्च में ही ड्यू हो गई ना, रिसीट भले ही बाद में हो। टैक्सेशन क्या होता है? ड्यू और रिसीट विच एवर इज अर्लियर। तो जो पहले पड़ गया, मार्च के लास्ट वाला पहले पड़ गया, उसमें टैक्सेशन पहले लग जाएगा। अब आप देखिए, मैं आपको एक चीज़, सीधी सी चीज़ बताता हूँ। ये देखिए, इससे आपके हो सकता है ज़्यादा समझ में आए इस क्वेश्चन से। ये जो 3 पॉइंट ये मैं मिस कर रहा हूँ ना, मिस नहीं कर रहा हूँ, ये मैं आपको इसलिए नहीं बताया कि आप कंफ्यूज ना हो। ड्यू और रिसीट विच एवर इज अर्लियर, इतना याद रखिएगा, बस रट लीजिए इसको। ड्यू और रिसीट विच एवर इज अर्लियर, जो पहले पड़े। ये हम लोग जो एक्सप्लेनेशन है न्यूमेरिकल में देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। मिस्टर एक्स ज्वाइंड ए लिमिटेड फॉर अ सैलरी ऑफ 5,000 रुपीज पर मंथ ऑन 1 अप्रैल 2016। मिस्टर एक्स ने ए लिमिटेड एक कंपनी है ज्वाइन की और उनकी सैलरी थी 5,000 पर मंथ 1 अप्रैल को। इन द ईयर 2017-18 हिज इंक्रीमेंट डिसीजन वॉज पेंडिंग। 17-18 में उनका इंक्रीमेंट हुआ नहीं। 1/4/2018 को हिज इंक्रीमेंट वॉज फाइनलाइज्ड एज फॉर 2017-18 रुपीज 1,000 पर मंथ एंड फॉर 2018-19 1,500 पर मंथ। मतलब 17-18 में हुआ कि 1,000 पर मंथ आपको इंक्रीमेंट दिया जाएगा और 18-19 के लिए 1,500 पर मंथ इंक्रीमेंट दिया जाएगा। सच एरियर सैलरी रिसीव्ड ऑन 5 अप्रैल 2018। 5 अप्रैल 2018 को एरियर सैलरी रिसीव हुई। फाइंड हिज ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी। फर्दर सैलरी ऑफ अप्रैल 2019 हैज ऑल्सो बीन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 15 मार्च 2019। मतलब कि मार्च में मार्च की तो सैलरी मिली ही है, साथ में अप्रैल 2019 की सैलरी भी एडवांस में मिल गई है। ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो इसमें हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, 2018-19 के लिए। क्यों? क्योंकि जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, जो हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है, उस इंफॉर्मेशन में हमें 2018-19 का ही कैलकुलेट करना है। वैसे एग्जामिनेशन में तो आप लोगों के लिए 2020-21 आएगा, हम लोग को 2019-20 के लिए कैलकुलेट करना है। तो असेसमेंट ईयर 2019-20 के लिए मतलब प्रीवियस ईयर 2018-19। ठीक, ये जो पीडीएफ फाइल में शो कर रहा हूं ये भी 1 साल पुरानी ही है, असेसमेंट ईयर 2019-20 की है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। फिर भी आप पूरे की पूरी चीजें समझिए, सिचुएशन समझिए। 2019-20 के बजाय 2020-21 के लिए सॉल्व कर दीजिएगा आप एग्जामिनेशन में। अब आप देखिए, आप आइए देखिए 2018-19 में सैलरी इनको मिली कितनी। सबसे पहले तो इनको सैलरी मिलती थी 5,000, तो मिली ही मिली। ठीक है, उसी तरीके से एरियर सैलरी रिसीव्ड ऑन 5 अप्रैल 2018, तो 1,000 रुपए का 2017-18 यानी 1,000 गुणे 12 इनको मिला। भाई 5,000 गुणे 12 तो इनको मिला ही मिला था, ये तो इनकी बेसिक शुरुआती तनख्वाह ही है। 5,000 गुणे 12, 1,000 इनको और मिला। 17-18 का इंक्रीमेंट पूरा मिलता है, 12 पूरा मिलता है। 1 साल जितने ड्यूरेशन का होता है पूरा इंक्रीमेंट मिल के आता है। जैसे कभी होता है कि मान आप लोगों को इंक्रीमेंट दिया जाएगा अप्रैल के महीने से और आया नवंबर में, तो आता क्या, सब जुड़ के आता है। अप्रैल से लेकर नवंबर तक का सब जुड़ के इकट्ठा मिलेगा। तो उसी तरीके से इनको इंक्रीमेंट दिया गया 17-18 से ही। ठीक है, देखो 17-18 में ही इनके इंक्रीमेंट डिसीजन पेंडिंग था, रोका हुआ था। बाद में इनको दिया गया, तो 17-18 के लिए 1,000 दिया गया है और 18-19 के लिए 1,500 दिया गया है। और मिला कब है इनको? 5 अप्रैल 2018 को मिला है। तो इसका मतलब इनको 5,000 प्लस 1,000 प्लस 1,500 गुणे 12 यानी 90,000 का पूरा अमाउंट मिला। 5,000 एक 6,000 और 7,500 बेटा कितना हो, 5 एक 6 एक 7, 7,500 गुणे 12। हाँ बिल्कुल ठीक,
90,000 रुपये मिला, सही कैलकुलेशन है ये। अब देखिए इनको जो एरियर सैलरी मिली वो कितनी मिली, 17-18 की। सोच के बताइए, जो इनको एरियर सैलरी मिल रही है वो कितनी मिल रही है? नहीं कुछ तो नहीं है, बस में नहीं आ पाएगा कुछ। देखिए जो 17-18 में ऐसा थोड़ी कि जो एरियर 1000 डिसाइड हो गया वो कल 17-18 में ही मिलेगा, 18-19 में नहीं मिलेगा। जब 18-19 में गए होंगे तब तो इनको 1000 रुपये पर मंथ मिला होगा, 1500 रुपये पर मंथ ही भी मिला होगा, तो 90,000 रुपये तो केवल 18-19 का है ना। अब 17-18 का आइए, 17-18 में जो 1000 रुपये डिसाइड हो गया था वो भी तो मिला हुआ होगा। 1000 गुणे 12,000 ये हो गया, ठीक है। और उसी तरीके से फिर इनकी तनख्वाह कितनी होगी, तब आप खुद सोचिए। 5,000 और 6,000 और 1,500, 7,500 हो गई 18-19 में। अब इनको अप्रैल 2019 की एक महीने की एडवांस में सैलरी मिल गई है, यानी 7,500 इनको एडवांस में मिल गया है, ठीक। तो इनकी टोटल सैलरी कितनी हो गई, 90,000, 12,000 और 7,500, कुल मिलाकर के 1,09,500। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। ध्यान देना इस बात को कि इनकी सैलरी 5,000 रुपये तो पहले से ही थी। इनकी सैलरी 5,000 रुपये क्या था, पहले ही सी थी। अब एक चीज ध्यान दीजिए, मैं आप लोगों को एक कैलकुलेशन करके दिखाई देता हूं, बल्कि इससे आप लोगों को क्लियर होगा थोड़ा सा। कि क्या है कि 2017-18 में जो इनकी सैलरी है और 2018-19 में इनकी सैलरी है, तो ये ध्यान दीजिएगा 2017-18 की हम बात करें तो 5,000 तो इनको मिल ही रहा था। 18-19 में आप आइए तो बोला गया कि 5,000 ये और 1,000 जो इसका था वो मिल गया और 1,500 इस साल का मिल गया। तो इसका मतलब 2018-19 में सैलरी कितनी होगी टोटल, 5,000 एक 6,000 एक 7,500 सैलरी होगी टोटल। समझ रहे हो बात या नहीं समझ रहे हो? और इसके इस समय सैलरी कितनी थी भाई, इसका भी तो एरियर मिला है। तो आपको जो एरियर मिला है इस समय, एरियर ध्यान दीजिएगा कितना बड़ा एरियर होगा। उसमें तो सबसे पहले मिलेगा आपको 5,000 रुपया। 5,000 रुपया तो महीने की तनख्वाह आपकी है। 1,000 रुपया ये आपको 18-19 में मिल रहा है, ये आपको 2018-19 में मिल रहा है। ये आपको मिला 5,000 और 1,000 17-18 वाला, और 1,500 कौन सा मिला, ये मिला आपको 18-19 वाला। तो कितना हो गया, 7,500 आपका हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आ रही बात? और साथ ही साथ ये तो आपको 18-19 में मिला है, और 2017-18 में आपको कितना मिला एरियर 2017-18 का, आपको सब इसी समय मिला है ना, 18-19 में ही मिला है। 2017-18 का एरियर जो आपको मिला है 1,000 रुपया महीना बढ़ा था, तो यानी आपको एक्स्ट्रा कितना पैसा दिया गया होगा आपकी तनख्वाह के अलावा। ये जो एक्स्ट्रा दिया गया इसी को कहा जाता है एरियर, ये मिला हुआ होगा, ठीक है ना। तो यहां पे आपका हो गया 7,500 गुणे 12, महीना पूरे साल भर का चाहिए ना, तो ये कितना होता है, 90,000 हो गया। उसी तरीके से एडवांस में आपको क्या मिल रहा है, एडवांस में मिल रहा है 1 महीने की तनख्वाह। तो इस समय आपकी तनख्वाह कितनी हो गई, 7,500। तो आपको एडवांस 1 महीने की तनख्वाह 7,500 ही तो मिलेगी ना, सॉरी 7,500। तो अगर हम इन तीनों को जोड़ें तो अमाउंट कितना हो जाता है, 90,000 प्लस 12,000 प्लस 7,500, ये वाला अमाउंट। 90,000 प्लस 12,000 प्लस 7,500 यानी 1,09,500। ठीक है, क्लियर है बात?
ये तो चीज़ थी ये। अब आप इसके आगे ये क्वेश्चन देखिए, सैलरी ड्यू हुई, सैलरी एक्टिव हुई। पहले आप इतना ही देखिए, पहले अभी फ़िलहाल इस वीडियो में आप इतना ही रखिए, इतना पहले बेसिक समझिए।